हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, आज है 16 फरवरी 2022 और मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास। और आज के सेशन में हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे में जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसमें जो भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड फैक्ट्स निकले हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसको अन्य साथियों से भी आप कह सकते हैं देखने के लिए। तो चलिए, आप लोगों के सहयोग से मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितना भी हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का सेशन में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 इंटरनेशनल ईपीएलसी डे, तो ये कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यूएनओ द्वारा इसको सर्टिफिकेशन है, प्रमाणन है। और यूएनओ द्वारा एक जागरूकता के कार्यक्रम भी इस दिन किया जाता है। तो साथियों, प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिर्गी रोग के बारे में सही तथ्यों को सामने लाकर रोगियों की बेहतर देखभाल, उपचार, अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य रखता है। इस वर्ष यह दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। वैसे कब मनाया जाता है? ये फरवरी माह के प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और मिर्गी के दौरे आ जाते हैं लोगों को, और लोग उसकी कई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं उनको तत्काल सहायता उपलब्ध नहीं होती। लोग घबरा जाते हैं, भूत प्रेत आदि का साया मान करके उससे दूर भाग जाते हैं। तो उस सब बातों के दृष्टिगत जागरूकता फैलाने के लिए यूएनओ ने इस दिवस को मनाने की पहल की है। तो इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी आईबीई और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बारे में, मिर्गी रोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। यह एक तरह का विकार है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ठीक है जी। आपका जो नर्व सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें मस्तिष्क से संबंधित गड़बड़ी के कारण रोगी को बार बार दौरे पड़ने की समस्या रहती है। ये कैसी बीमारी है? एक दिमागी बीमारी है, ये समझ सकते हैं। बेहोशी, गिर पड़ना, हाथ पाँव में झटके आना, इसके लक्षण शामिल है। यह रोग 1% लोगों में अनुवांशिक होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। पूरी दुनिया में 5 करोड़ और भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से पीड़ित है। ये कैसी बीमारी है? ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित, यानी मस्तिष्क से संबंधित, आपके नर्व सिस्टम से संबंधित बीमारी है। और इसका इलाज भी संभव है, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये, ICAI के अध्यक्ष बने देबाशीष मित्रा। ICAI के अध्यक्ष कौन बने? देबाशीष मित्रा। अब देखते हैं ICAI, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में वर्ष 2022-2023 के लिए देबाशीष मित्रा को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ICAI, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त मित्रा कानून में स्नातक होने के साथ साथ एक योग्य सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी है। मित्रा इकाई परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं और 34 से अधिक वर्षों से लेखांकन पेशे में है। मित्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी है। चलिए, ये थी इसके बारे में बात। ICAI के बारे में अब अलग से पढ़ेंगे। ICAI क्या है? ठीक है, ICAI क्या है? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के इसके बारे में। ICAI भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे को नियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट
1949 के तहत 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। संस्थान ने शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन के रखरखाव, लेखा परीक्षा, नैतिक मानकों के क्षेत्र में योगदान के लिए एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ICAI दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है जो जनहित में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा एवं की एक मजबूत परंपरा का निर्वाह करता है। तो ICAI की इंडियन इकोनॉमिक्स में एक इतनी बड़ी भूमिका है, एक आधार स्तंभ है, ये समझ लेंगे। और ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जहाँ से जो उच्च लेखांकन का रखरखाव, लेखा परीक्षा, नैतिक मानकों के क्षेत्र में ये जो है सिखाता है और उसको सुदृढ़ करता है व्यवस्था को। ठीक है, ये तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ से निकलते हैं जो भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री और अन्य पदों पर सेवाएं देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दी अम्ब्रेला योजना को मंजूरी। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी है। राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण को किससे संबंधित है? अम्ब्रेला योजना है जो स्टेट पुलिस है उनके मॉडर्नाइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए। चलिए नेक्स्ट, यह है पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 वर्षों तक लागू की जाएगी। लगभग 26,275 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय इस योजना में अनुमोदित किया गया है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार 4,840 करोड़ रुपए देगी। इस योजना के तहत कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता का प्रावधान किया गया है। भारत में एक मजबूत फोरेंसिक सेटअप विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फोरेंसिक यानी लैब विकसित की जाएगी। यानी पुलिस को जो है एक तरह का साइंटिफिक किया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, उस दिशा में एक कदम होगा। और इसके अंतर्गत सभी पुलिस थानों का अपराध और अपराधियों का रिकॉर्ड का एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने हेतु एकीकरण किया जा रहा है। ठीक है जी। NCR भी पहले से ही स्थापित है, इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसके तहत CCTNS प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में क्रियान्वयन हो चुका है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी, जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए SEC के साथ साझेदारी की। अब तक जो आपको नेटवर्क मिलते हैं वे कहीं से मिलते हैं? वे मिलते हैं जी टावर के माध्यम से। जो टावर होते हैं, नेटवर्क के टावर होते हैं जो, और उस पर डिवाइस रहती है। लेकिन क्या है कि सीधा सैटेलाइट से जो ब्रॉडबैंड सेवा चालू की जाएगी, उसके लिए जियो ने एक कंपनी है SES, इसके साथ साझेदारी की है। तो भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए देश की प्रतिष्ठित कंपनी रिलायंस जियो ने उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता SES लग्जमबर्ग, ये देश लग्जमबर्ग है, यूरोप का देश है, और इसके साथ में साझेदारी की है। इस समझौते के तहत SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अर्थात जियो ने और SES ने, दोनों कंपनियों ने मिल करके एक अलग कंपनी बनाई है, ये कह सकते हैं, जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और भारत में जो मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए सीधा क्या होगा? ये होगा ब्रॉडबैंड आधारित, सीधा संचार उपग्रह से ही संचालित होगी। यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में अगली पीढ़ी की सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यानी 5G, 6G, 7G जब आएगी तो उसको सस्ता और सुलभ डेटा उपलब्ध हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट है, संयुक्त उद्यम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की भागीदारी 51% है, SES की है 49% इक्विटी साझेदारी। यह अनुबंध लगभग $100 मिलियन का है। यानी जो मालिकाना हक रहेंगे वे किसके पास रहेंगे? वे जियो के पास रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है
51%। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये तो थे टॉपिक वाले क्वेश्चन जो पिछले 24 घंटे में निकल कर आए हैं। अब जो करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है, जो हमने पिछली क्लासों में क्वेश्चन करा दिए, उनका टेस्ट है एक तरह का। चलिए, करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी, इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है जी 11 फरवरी को। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कराया था, रिपीट करा रहे हैं जिससे कि ये याद हो जाए जल्दी से। पहली बार यह दिवस वर्ष 2017 में मनाया गया था, विश्व यूनानी दिवस। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। तो एक तो ये है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और यहीं पर ये पहली बार 2017 में मनाया गया 11 फरवरी को। और किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान कौन थे? ये वे थे जो कि जिन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराना और उसको जागरूकता फैलानी, उसकी अवेयरनेस, उसके लिए ये है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान में महिलाओं या बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था जी 2015 में। और यूएनओ द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये। क्यों? क्योंकि विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित जैसे विषयों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कांचोट उत्सव किस राज्य है अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया जी कांचोट उत्सव। तो ये था कि हाल ही में भद्रवाह जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्राचीन कांचोट उत्सव मनाया। यह उत्सव प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नाग अनुयायियों का मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इस दिन ये मनाते हैं। तो ये एक तरह का जैसे करवा चौथ होता है, इस तरीके से यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी, चौथा क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन हमने करा था, इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम आपको बताएगा कि ऐसा है कि सभी लोग फ़ोन पर लगे रहते हैं, लगातार स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम में अगर ये फीचर आपने एक्टिव किया होगा तो ये आपको बता देगा कि आपको 4 घंटे हो गए फ़ोन में लगे हैं, तो प्लीज़ टेक ए ब्रेक। तो यह फीचर लोगों को उनके द्वारा समय बिताने के तरीके के बारे में सूचित करने और निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाएगा। ठीक है जी। तो भारत में इस फीचर को वी द यंग ब्रेक जरूरी है, वी द यंग ब्रेक जरूरी है की साझेदारी के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, टेक ए ब्रेक रिमाइंडर समय प्रबंधन टूल की तरह लोगों को इंस्टाग्राम से सूचना को म्यूट करने की क्षमता प्रदान करता है ताकि लोग अपने आप को इंस्टाग्राम पर समय बिताने के लिए नियंत्रित कर सकें। है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में नाबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है जीवा। और जीवा के बारे में सर्च करो आप लोग, और कल बताओगे आप वीडियो के बारे में। वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जीवा के बारे में लिखेंगे, सभी लोग सर्च करेंगे और जीवा क्या है इसके बारे में लिखेंगे। कल हमने आपको एक पर्सन दिया था जिसका नाम था वन ओशियन समिट की मेज़बानी किस देश ने की? आंसर हमने बता दिया था कि भाई फ्रांस है, लेकिन आपको उसके बारे में 2 लाइन और एक्स्ट्रा हमें बतानी थी। चलिए, कुछ लोगों ने कमेंट में भेजा भी है, जिन्होंने नहीं भेजा वो देख लीजिएगा यहाँ पे, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। इसमें हाई एम्बिनेशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन की फ्रांसीसी पहल का भारत ने समर्थन किया है। हाई एम्बिनेशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर है। क्या है जी? जैव विविधता पर। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता बताओ सबसे ज़्यादा। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। तो
जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है समुद्र के अंदर, इसके अंदर, समुद्र के अंदर। और जो क्या है कि तेल के वाहन होते हैं उससे रिसाव हो जाता है, और जो कचरा है वो डाला जाता है समुद्र के अंदर। तो उसी के दृष्टिगत ये समिट बुलाया गया था, किसके द्वारा, ये इन सारी समस्याओं को पार पाने के लिए। तो ये समिट बुलाया गया था फ्रांस के द्वारा, और उसकी इस पहल को किसके द्वारा समर्थन मिला है, भारत के द्वारा समर्थन मिला है। एक ऐसा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसा ओशियन है जिसमें लगभग एक प्रदेश के जितना कचरा जो है उसमें जमा हो चुका है। तो ये कौन सा हो सकता है, बताइए आप लोग। ऐसा कौन सा हो सकता है, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, ये एस आकार का यहाँ पे एक महासागर है, एक ओशियन है जिसका नाम है एटलांटिक महासागर। क्या है, एटलांटिक महासागर। ठीक है जी। तो एटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा आवागमन होता है, क्योंकि जो अमेरिकी लोग हैं वे किधर आते हैं, यूरोप आते हैं, यूरोप से इधर जाते हैं, अफ्रीका से इधर जाते हैं, और अमेरिका से अफ्रीका आते हैं। इस प्रकार से एशिया से भी इधर से ही जाते हैं, एशिया से भी लोग क्या जाते हैं, इधर जाते हैं, एशिया, यूरोप है ना, यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है, और सबसे ज़्यादा मालवाहक जो जहाज चलते हैं इनके बीच चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कचरा जमा है, लगभग इतना बड़ा कि एक प्रदेश, भारत का एक प्रदेश उसमें समा जाए। और वो कचरा क्या है, प्लास्टिक कचरा। तो इस इतनी सारी समस्या है, और प्लास्टिक जमा होने से जो जलीय जीव होते हैं और जो समुद्र के अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वायुमंडल में, उसका मेजर पोर्शन जो है ना समुद्र में जो जीव रह रहे हैं उनके द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो समुद्रों का भी हर चीज़ का जो नेचर की है उसका अपना अपना महत्व है। तो इसको समझने के लिए ही इसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए फ्रांस ने वन ओशियन समिट बुलाई थी, और जिसमें हाई एम्बिशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है जी। इसका पहल का समर्थन भारत ने किया है, फ्रांस का। चलिए, ये था जी आज का आपका 16 फरवरी 2022 का करंट अफेयर का सेशन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा, और जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं और अच्छा कंटेंट बना करके आपके लिए लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।